वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसी और डीसी में अंतर देखा था। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। साथ साथ हमने प्रतिघात और प्रतिबाधा के बारे में भी जाना था, है ना। तो जब किसी विद्युत परिपथ में एक ही खंड जुड़ा हुआ होता है तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिघात। इसे कौन से अक्षर से प्रदर्शित? एक्स से। और अगर किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक खंड जुड़े होते हैं तो उसके प्रभाव प्रतिबाधा बोलते हैं। अच्छा, मुझे बताना जरा, जैसे मैंने एक विद्युत परिपथ बनाया है, ठीक है जी। ये कुंडली का प्रेरकत्व है, ये संधारित्र की धारिता है, ये प्रतिरोध है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मुझे विभव निकालना है, ये काय का विभव है? संधारित्र का विभव है ना, संधारित्र का विभव है। तो VC बराबर क्या लिखूंगा? V बराबर IR। तो I तो मैंने ये लिख दिया, R की जगह हाँ LCR। समझ गओ। ये बताया नहीं है कल तो मैं शायद, ठीक है कोई नहीं, फिर बता रहा हूँ। प्रतिघात और प्रतिबाधा समझ गए। एक अकेले खंड के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? प्रतिघात। एक्स से प्रदर्शित करते हैं। दो या दो से अधिक खंड जुड़े होते हैं तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। मोए मालूम है, मैं ज्यादा पढ़ो लिखो ना ने, मोए सूत्र केवल इतने मालूम है, V बराबर IR। अब जी मैं विभव की बात कर रहा हूं तो ये पूरे की बात कर रहा हूं या इसमें से किसी एक खंड के विभव की बात कर रहा हूं? केवल संधारित्र के विभव की बात कर रहा हूं। तो V बराबर I। अब जहां में क्या चाहिए मुझे? प्रतिरोध चाहिए। प्रतिरोध काय को चाहिए? जा को चाहिए, एक अकेले खंड को ही तो चाहिए। एक अकेले खंड के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिघात। तो क्या लिखूंगा? X। और C का चाहिए इसलिए सफिक्स में C। बताया था ये कल बात। चुप है। तो प्रेरकत्व प्रतिघात समझाया नहीं है कल? चलो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, कोई इशू नहीं है, समझ गो मैं, रहने दो। एक बार प्रेरकत्व प्रतिघात फिर से समझ लो तब बताना, ठीक है। आपको ये मालूम है प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम। और प्रतिबाधा का? अच्छा, प्रतिरोध के परिवार के सदस्य हैं इसलिए इनका मात्रक सेम है। बताया था ये बात, ये तो बता दिया था कि जो नहीं बताओ। अच्छा, जैसे मैंने ये एक विद्युत परिपथ बनाया, गौर से देखना बेटा आज सब लोग, है ना। ये प्रतिरोध है, ये कुंडली है, ये संधारित्र है। तो इसमें दो या दो से ज्यादा खंड जुड़े हैं, है ना। आप तो भाड़ में जान दो। ये देखो, ये L, ये C, ये भी एक परिपथ है। ये R, ये L, ये भी एक परिपथ है ना। ऐसे दुनिया भर के परिपथ बना सकते हैं। ये भी एक परिपथ है, ये भी एक परिपथ है, ये भी एक परिपथ है। बोलो भैया, जब किसी विद्युत परिपथ में गोली मारो जो हुए, यहां तक क्लियर है? आप मुझे सबसे पहले एक पहेली बताओ, उसके बाद मैं इसकी बात करूंगा आपसे। आप मुझे ये बताओ, कुछ इसको देख के एहसास जाग रहे हैं आपके? ये धारा विद्युत में पढ़ा था आपने, ऐसे बैटरी लगाते थे। ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 5 ओम का प्रतिरोध है। इसका आंसर कितना आएगा? है 10 ओम। कौन कह रहे हो 10 ओम? शाबाश। कैसे निकाला? श्रेणी क्रम संयोजन में है तो सब जुड़ जाते हैं, तो आपके हिसाब से इसका आंसर 10 ओम है। पर मुझे 10 ओम ना पूछना, मुझे तो कछु और पूछना है। आंसर सबको पता है 10 ओम, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट भी है। ये 10 ओम क्या है? तुल्य प्रतिरोध, है ना। ये 10 ओम क्या है? तुल्य प्रतिरोध। इसे तुल्य प्रतिरोध
प्रभावी प्रतिरोध है ना, परिणामी प्रतिरोध, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब ये है कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध 10 ओम आया है, इसका मतलब ये है कि जब 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के ऐसे रखा जाएगा तो इसकी जो ताकत होगी वो 10 ओम के प्रतिरोध के बराबर होगी। नहीं आई मेरी बात समझ? क्लियर है? जैसे आप कई बार घर में छोटे भाई बहनों के साथ खेलते हो तो आप बोलते हो तुम चारों एक तरफ, मैं अकेलो एक तरफ। तो आप यहाँ पर क्या मान रहे हो कि आपके अकेले की ताकत तुल्य है आपके 4 छोटे भाई बहनों के बराबर के। समझ में आ रही है बात? जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा। अब आप इधर देखिए, जब किसी विद्युत परिपथ में 2 या 2 से अधिक खंड जुड़े होते हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 से ज्यादा जुड़े हैं, तो इसके जो प्रभावी प्रतिरोध को, इसके तुल्य प्रतिरोध को हम लोग प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को अक्षर Z से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी 2 खंड जुड़े हैं तो इसके तुल्य प्रतिरोध तो यानी पूरे को मिलमा प्रतिबाधा, पूरे को मिलमा प्रतिबाधा। आपको बात समझ में आ रही है? और जब खंड में, परिपथ में केवल एक ही खंड जुड़ा हुआ होता है तो इसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। एक ही खंड जुड़ा है तो इसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। एक ही खंड जुड़ा है, प्रतिघात। इतनी बात समझाई थी कल आपको कि नहीं समझाई? समझाई थी। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जब किसी विद्युत परिपथ में एक ही खंड जुड़ा होता है तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। खंड बोल दो, अवयव बोल दो, एक ही बात है। क्लियर है? और जब किसी विद्युत परिपथ में 2 या 2 से अधिक खंड जुड़े होते हैं, या जब किसी विद्युत परिपथ में 2 या 2 से अधिक अवयव जुड़े होते हैं तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा को अक्षर Z से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिघात को भी अक्षर X से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। क्लियर? अब पहचान के लिए ये X है, किसी जगह X लिखी है तो मुझे कैसा पता पड़ेगी कि जांको है कि जाको है कि जाको है? बोलो भैया। तो इसलिए पहचान के लिए है ना, ये काय का प्रतिघात है? प्रतिरोध का प्रतिघात है। ये प्रेरकत्व का प्रतिघात है। कुंडली का प्रेरकत्व होता है ना, प्रेरकत्व प्रतिघात। ये संधारित्र, संधारित्र की धारिता होती है तो इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। समझ में आ रही है बात? इधर आ जाओ। अब Z कौन से का Z है? तो पहचान के लिए ये RLC है तो मैंने सफिक्स में RLC, LC है LC, RL है RL। तो आपको प्रतिघात और प्रतिबाधा समझ में आई? जब किसी विद्युत परिपथ में एक ही खंड जुड़ा हुआ होता है तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, इसे अक्षर X से प्रदर्शित करते हैं। और जब किसी विद्युत परिपथ में 2 या 2 से अधिक खंड जुड़े होते हैं तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, इसे अक्षर Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ गए? क्लियर? अब मैं बात करता हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे चैप्टर को जब मैं कराऊंगा ले दे के एक ही सूत्र यूज होगा, V बराबर IR, बस वही खेल है और कछु ना ने। इधर देखो, तो बस वो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे V बराबर IR लिखा जाएगा, कहाँ पर किसी अलग तरीके से लिखा जाएगा, वो समझ में आना चाहिए। तो आ जाओ इधर। जैसे मैं जा की बात कर रहा हूं, जा को विभव चाहिए तो इसके विभव को ऐसे लिखूं, तो मैं जब पूरे को विभव मानना हूं कि इसमें से किसी एक टुकड़े का, एक अवयव का, एक खंड का विभव मानना हूं, एक खंड का विभव मानना हूं, V बराबर IR। तो I तो मैंने ये लिख दिया। अब मुझे प्रतिरोध चाहिए, तो चूंकि मैं इसका विभव निकाल रहा हूं अकेले का, तो प्रतिरोध में इसी का अकेले का ही तो लूंगा। इस अकेले के प्रतिरोध को क्या बोलूंगा? हाँ, एक अकेले खंड के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? प्रतिघात। तो ये क्या हो जाएगा? X और L का चाहिए, इसलिए नहीं आई बात समझ? क्लियर है? बताते जाना। चलो मुझे जाको चाहिए विभव, क्या लिखूं? IXC। समझ गए? चलो मुझे अकेले को चाहिए, पर मैंने आपको कल जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था XR को मैं R ही लिखूंगा। अभी तक हम R लिखते आए हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है सभी को? अब और बताओ, और बताओ। अब ये तो चलो ठीक है। अब मुझे पूरे को विभव चाहिए, पूरे को मिलमा, तो V बराबर I, हाँ Z आएगा। अब Z क्यों आया समझ में आया? क्योंकि अब मुझे विभव जब पूरे को मिलमा चाहिए, पूरे को चाहिए, तो विभव पूरे को तो धारा पूरे की, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, तो धारा आ गई।
प्रतिरोध प्रतिरोध पूरे को, पूरे के प्रतिरोध का बोलेंगे जेड, क्योंकि पूरे में तो 3 खंड जुड़े हैं। बोले भैया, तो 2 या 2 से अधिक खंड जुड़े होते हैं तो उसके प्रभावी प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। इसलिए मैंने जेड लिखा, जो बोला पल्ले पड़ा। सोच लो, सोच लो, आगे सोचो, ऐसे कर लोगे। तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया प्रतिघात क्या होती है, प्रतिबाधा क्या होती है, तो आपको मन मत देंगे। अगला प्रश्न बोलें क्या है? नोट दिया हुआ है। अच्छा, नोट में 3 पॉइंट आपको दिए होंगे हैं। नोट के बाद अगला क्या है? शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो है, शुद्ध ओमीय प्रतिरोध। लिसन एवरीवन, सब लोग सुना पहले ध्यान से। इसके बाद जो नोट दिया हुआ है ना, उस नोट को हम लोग इस क्वेश्चन के बाद करेंगे, है ना। नोट में 3 पॉइंट दिए हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन है, पहले उसको कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनना है। उसने बोला है जब एक विद्युत परपथ में एक शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ओमीय प्रतिरोध, तो प्रतिरोध ऐसा ही तो होता है भैया। भैया इस प्रश्न को आपको ही करना है, जो भी करना है आपने ही करना है। मैंने तो जो करना था वो करा दिया आपको। शुद्ध प्रतिरोध जोड़ दिया। बोले भैया, इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच में मैंने ये क्या लगाया है? प्रत्यावर्ती विभव, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव। जिस दिन चैप्टर की शुरुआत कराई थी उसी दिन आपको प्रत्यावर्ती विभव के समीकरण की स्थापना करा दी थी, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। जब तक ये चैप्टर चल रहा है रोज लिखूंगा ऐसे। क्लियर? विभव का समीकरण तो हमारे पास है। अब प्रत्यावर्ती विभव का जी मैंने स्रोत लगाया है, तो जाहिर सी बात है वो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है धारा का समीकरण बताओ। काय का समीकरण बताओ? तो भैया हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है, v बराबर आई आर। तो I बराबर, तो I बराबर V अपॉन। स्टेप क्लियर है? आप ही बताना सब कुछ, मैं नहीं बताऊंगा। आपको बताओ ये स्टेप समझ में आ गया क्या? आ गया? मैंने विभव की जगह ये समीकरण लिख दिया। सीन क्लियर है सभी को? और बताओ V अपॉन आर क्या होता है? I, तो V0 अपॉन आर की जगह I0 साइन ओमेगा टी। क्या आपको इस बात का पल्ले पड़ा? सबको पड़ गया पल्ले? अब बॉस आपके पास विभव की समीकरण ये रही और आपके पास धारा की समीकरण ये रही, दोनों समीकरण दिख रही हैं। चलो बताओ कौन अग्रगामी? हाँ, कौन अग्रगामी? हाँ, तो कोई अग्रगामी नहीं है। कौन पश्चगामी? कोई पश्चगामी नहीं। दोनों समान कला में। कलांतर कितना है? 0। कलांतर कितना है? समझ में आ रहा है आपको? सब सिखा चुका हूं पहले ही। तो यह धारा और विभव के बीच कलांतर कितना आ गया? 0 आ गया। ये बात समझ में आई सभी को? अच्छी बात है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। बताओ भैया ग्राफ। जी मैंने विभव का ग्राफ मान लिया, तो बताओ धारा को इसी के ऊपर आएगा। सब क्लियर है ना? तो ये धारा का ग्राफ मैंने इसी थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए मैंने इसे ऐसे। तुम लोग समझ तो रहे हो ना कि मैं ही समझ में चिपटा हूं? यहाँ पर आपने विभव और धारा दिखाए हैं और ये समय का अक्ष है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये धारा और विभव के बीच ग्राफ ऐसा क्यों बना, बात पल्ले पड़ रही है? चलो अब इसका अंबू और बनाते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाए तो बताओ धारा अगर ऐसे आएगी तो विभव कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा। विभव प्रतिरोध के विभव की बात कर रहे हैं इसलिए वी आर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक ही खंड जुड़ा है तो आप इसे केवल V भी लिख सकते हैं या VR भी लिख सकते हैं। बात एक ही है। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि घर में एक बंदा है, उसके 2 बड़े भाई हैं, है ना? 2 बड़े भाई हैं, उसमें से उसको किसी एक को पुकारना है, तो क्या उसका नाम लेना जरूरी है? क्यों जरूरी है नाम लेना? क्योंकि 2 हैं। कैसे पता चलेगा किसको बुला रहा है? सही बोल रहा हूं?
लेकिन अगर एक ही है तो नाम लेना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से बोल रहा हूं, यहाँ विभव जहां एक ही खंड जोड़ा है, केवल आर जोड़ा है, तो इसलिए मैं केवल वी लिख दूंगा तो भी चलेगा, वी आर लिख दूंगा तो भी चलेगा, राइट। अगर यहाँ दो दो तीन तीन जोड़े होते तो फिर मुझे बताना पड़ता। समझ में आ रही है बात? तो कुछ लोग यहाँ पर अकेला वी भी लिखते हैं, तो समझ में आ रही है बात? अब सुन लो, उसका प्रश्न क्या था, जब किसी विद्युत परपथ में एक शुद्ध ओमीय परिपथ, फिर से बोल रहा हूं, जब किसी विद्युत परपथ में एक शुद्ध ओमीय प्रतिरोध जोड़ा हुआ हो तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1, धारा का समीकरण। तो शुद्ध ओमीय प्रतिरोध हो गया, धारा का समीकरण की स्थापना आपने ये कर दी, बोलो भैया। दूसरा कह रहा है धारा और विभव के बीच में कलांतर बता दो। तीसरा कह रहा है धारा और विभव के बीच में ग्राफ बना दो। चौथा कह रहा है धारा और विभव के बीच में कालांतर चित्र बनाइए। कालांतर चित्र, कालांतर चित्र कौन सा है? 0। नहीं आई मेरी बात समझ में? तंत्र पढ़ रहा है, पढ़ लो है वो जो प्रश्न। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया। आगे बढ़ रहा हूं। एक बात पूछूं, मुझे ये बताओ, आपने ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? आपने कालांतर किस आधार पे बता पाया है? आपने कालांतर का मान 0 डिग्री बताया तो किसकी सहायता से बता पाया है? काय की सहायता से? कौन कहाँ थे पता पड़ोगे तुम्हें? हाँ, तो समीकरण थे पता पड़ी ना। कौन से समीकरण थे? एक विभव का समीकरण और एक धारा का समीकरण। धारा, अब विभव का समीकरण तो हमें हर जगह पता होता है, पर धारा का समीकरण जब तक निकाल नहीं लेंगे तो उन्होंने बता ही नहीं पाओगे कि कलांतर कितना होता है। सही बोल रहा हूं है? जब तक मैं धारा का समीकरण निकाल नहीं लूंगा तब तक मैं ये बता नहीं पाऊंगा कि कलांतर कितना है। और जब कलांतर ही नहीं पता पड़ेगा तो ग्राफ नहीं बनेगा, और ग्राफ नहीं बनेगा तो ये कालांतर चित्र नहीं बनेंगे। बोलो भैया, तो इसमें मेन चीज क्या है, क्या निकालना? धारा। अब जहां में तो धारा निकाल वो सरल है, तो जाके बाद जो क्वेश्चन आएंगे धांसू धमाका आएंगे, बिन में धारा को समीकरण निकालने में कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे। और जब धारा को समीकरण निकाल पाओगे ताके बाद ही तो कलांतर बता पाओगे, ताके बाद ही तो ग्राफ और कालांतर चित्र खींच पाओगे। बोलो भैया, मैं तुम्हें फ्री की जुगाड़ दे रहा हूं। बगैर धारा को समीकरण निकाले तुम बता दोगे कलांतर कितने गए, ग्राफ कैसे बनेगो, समझ गए? कालांतर चित्र कैसे बनेगो? जुगाड़ चाहिए? ले जुगाड़, ले जुगाड़ के तौर पर आप बस इस चित्र को याद रखना, इससे आपके काफी सारे काम बन जाएंगे, ठीक है? इस चित्र का नाम है LIC। बता दिया आपको? क्या अभी नहीं बताई? नहीं बताई। LIC चूतिया बनती है पर काम बनता है। LIC, और बस इसके ऊपर ये है VR। ये चित्र आपको याद रखना है, बस इससे सारा खेल हो जाएगा। कैसे खेल हो जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने देखा अभी अभी जो प्रश्न किया वो शुद्ध प्रतिरोध परपथ था, यानी उसमें R था, इसमें L है क्या कहीं, C है क्या कहीं, तो इसका जो चित्र बनेगा इस परिपथ के लिए उसमें केवल R आएगा, L और C नहीं आएगा, यानी नजारा J हो जाएगा। और J ही तो आ रहा था हमारा। बोलो भैया है? और जाए देख रहा हूं तो जाते मुझे पता पड़ रहा है धारा ऐसे जा रही है, विभव ऐसे जा रहा हो, तो समान कलाम है। बोलो भैया, समझ गए? चलो जी, तो सजो सजा हो तो तुमने हाल बता दिया। बताइए, अगर मान के चलो मैं अब बता रहा हूं, अब आप बताना, जो भी करना है आप नहीं करना है। ये वाला परिपथ होता शुद्ध धारतीय परिपथ, तो बताओ जाको डिजाइन कैसे बनतो? ऐसा वाला डिजाइन कैसे बनतो? कैसे कैसे लाइन है चू?
ऐसे और नीचे, समझ गए? समझ गए? और अगर इतने गई समझ गए तो फिर तुम ही बता दो, जा में को अग्रगामी है को पश्चगामी है? धारा अग्रगामी है और विभव पश्चगामी है। समझ गए? समझ गए? अपने आप समझ में आएगा तो बताओ कलांतर कितने गएगो? विभव और धारा के कलांतर भी पता चल गया 90 डिग्री, और आपको ये भी पता चल गया कि धारा विभव से अग्रगामी है। अब मैं तुमसे कहूं लल्ला ग्राफ बनाओ, तो लल्ला क्या करे हो? लल्ला पहले जैसे विभव को ग्राफ जी बनाया दो तो धारा कितने जाएगी? धारा का है जहां में अग्रगामी है पश्चिगामी है? अग्रगामी है धारा। अगर जी मैंने विभव का ग्राफ बना दिया तो धारा कहां से जाएगी? ऊपर से जाएगी, तो ये धारा बन गई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भैया, है? समझ गए? कहानी क्लियर है? अच्छा लगे यार धारा को अब मुझे दिख रहा है विभव का समीकरण तो हर जगह चाहिए रहेगा, बी जीरो साइन ओमेगा टी। तुम्हें जहां में धारा का दिख रही है अग्रगामी या पश्चिगामी? अग्रगामी धारा दिख रही है, तो बताओ जहां में धारा को समीकरण का है जाओ? विभव को अगर चाहिए तो धारा को का है जाओ? आई जीरो साइन ओमेगा टी है प्लस 90 है माइनस 90? प्लस 90। 90 को पाई बाई 2 भी लिख सकता हूं। बात समझ में आई? नहीं आई? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है, अच्छी बात है। अरे इतने की बात ये प्रश्न हो गया सभी का ये वाला, तो चलो अब चलो आ जाओ जरा LIC से ही निपटाओ अब मुझे, ठीक है? तैयार हो सब लोग? ये LIC अब सुनो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो चौधरी इतने देख ले, अब बताना शुद्ध प्रतिरोध परपथ, समझ गए? शुद्ध प्रतिरोध परपथ कैसो ग्राफ बनाऊं? जल्दी बोलो फटाफट। ये धारा है गई, ये भी आ रहेगा, ये शुद्ध प्रतिरोध। धारा और विभव समान कला में है, न कोई अग्रगामी न कोई पश्चिगामी, समझ गए? चलो शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ या शुद्ध धारतीय परिपथ, ये मैंने काय के लिए बनाया है, समझ गए ना? ये शुद्ध प्रतिरोध परिपथ के लिए। चलो आप बनाओ फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ भैया, शुद्ध धारतीय परिपथ कैसे बना दूं? जी वाई लाइन खींच दूं और जी वाई लाइन खींच दूं, समझ गए? अच्छा कलांतर कितने गए? 90 डिग्री। को अग्रगामी किससे अग्रगामी? कितनी अग्रगामी? समझ गए? तो यहां ऐसे समझ गए ना, धारा विभव से अग्रगामी। समीकरण बोलो धारा का, आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस 90, समझ गए? चलो आ जाओ, जा बताओ जे कौन सा परपथ हो? शुद्ध प्रेरकत्व परपथ। चलो आ जाओ बनाओ जाको, ऐसे समझ गए? अच्छा ये एक समझ, कलांतर बताओ। 90 डिग्री। को अग्रगामी को पश्चिगामी? विभव अग्रगामी हो, धारा अब मुझे दिख रहा है जहां में विभव तो पहले से ही सेट है हर जगह V जीरो साइन ओमेगा टी, तो धारा को क्या बोलूंगा? धारा अग्रगामी या पश्चिगामी पहले तो ये बताओ। तो धारा विभव से पश्चिगामी, समझ रहे हो ना आप लोग? बताओ धारा को समीकरण का लिखूं? ओमेगा टी माइनस 90। तुम समझ ही नहीं पाए होगे, तो हवाले जो प्रश्न तुमने तैयार करो शुद्ध प्रतिरोध परपथ, बाकी ऊपर जो 3 पॉइंट लिखे हैं पढ़ लो, वो यही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, कछुना ने क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, तुम ही बताओ जी का है ले। अब तुम पढ़े लिखे हो, सब जानते हो टिंडे सब जानते हो, बताओ का है ये? संधारित्र तो ठीक है, शुद्ध धारतीय परपथ। जी बार बार शुद्ध शुद्ध बोल रहा हूं, क्यों? हाँ एक अवयव फालतू मिलावट ना आने जा में। बोलो भाई, हेलो सही बोल रहा हूं ना? हाँ तो शुद्ध धारतीय परपथ, विभव का समीकरण बोलिए बच्चों। V जीरो, हेलो, विभव का समीकरण है V जीरो साइन ओमेगा टी। सबको क्लियर है? अब पट्टा मोती जो कह रहा है लल्ला धारा को समीकरण निकाल दो टोपी वारे,
जो कह रहा है धारा को समीकरण निकाल दो है। तो धारा, ठीक है, बचपन में पढ़ा था Q बराबर आई टी, बचपन में बताई थी। तो I बराबर Q अपॉन टी। तो इस सूत्र को मैंने लिखा I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। Q यहाँ पर आवेश है और T यहाँ पर समय है। बचपन में पढ़े थे क्यों बराबर चौबे, बोलो भैया यार है। Q बराबर CV। बोलो, बोलते क्यों नहीं तुम? क्या हो जाता है तुम्हें? बोला करो, समझ में आ रहा है? आप देखो जाते पिछले वाय में शुद्ध प्रतिरोध प्रपत्र तो हमने I बराबर V अपॉन R लगाओ। क्यों लगाओ V अपॉन R? तामारे लगाओ क्योंकि मैं प्रतिरोध जोड़ो। तो अब जहाँ मैं संधारित्र जोड़ो तो मुझे ऐसा सूत्र लगाना पड़ेगा ताकि C आ जाए। तो I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी और Q बराबर CV। बोलो बंधु। तो अब मैं कजू कहना आ रहा हूँ, तुम अपने आप लपको। बताओ तुम्हें जी स्टेप समझ में आएगा कि ना नहीं आओ? हैं? समझ गए? अच्छा अब बताओ, तुम ही बताओ फिर मैं क्या कर दूंगा। मैं समय के सापेक्ष कर रहे हैं, समय छोड़ देंगे तो बचा खोचा किसको फेंकू बाहर? हैं? हैं? आज अवाल साइन ओमेगा कौन है बोली? लिसन, सब लोग सुने। अच्छा गलत नहीं है, समय के सापेक्ष कर रहे हैं तो मैंने तो यही बताई जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा खोचा बाहर। तो मैंने कहती CV 0 साइन ओमेगा फेंको बाहर। सही बोल रहा हूं? पर भैया साइन के बगलते जो थीटा, ये ओमेगा टी है ना जी, साइन के बगलते ही जुड़ा हुआ है इससे, ये अलग नहीं है, है ना? फेंको बाहर। मैंने कहा फेंक दो बाहर। कहाँ बाहर फेंकूं? ज्यादा दिमाग खराब मत, नहीं तो तुम्हें बाहर फेंकेंगे फिर मैं। क्लियर है? काहुए को परेशानी नहीं हो तो बताए ना, नहीं तो फिर सुने। जो भैया ये डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो कॉस ओमेगा टी है, ठीक है। आप जी ओमेगा टी को दोबारा करना पड़ेगा, तो अवकलन में गुणा करके करते हैं और समाकलन में यही क्रम भाग करके करते हैं, है ना। आई बराबर तिहाई है लाला रे। हाँ समय के सापेक्ष कर रहे हैं तो समय को छोड़ देंगे, बचा कुचा ओमेगा बाहर आएगा, डी अपॉन डी टी टी। अब भैया देखो डी अपॉन डी टी टी तो होता है 1, तो जाकी तो आपको जरूरत ना, 1 को गुणा ओमेगा थे वो तो ओमेगा या। अब जब ओमेगा को जब कॉस ओमेगा टी से गुणा करेंगे तो कॉस ओमेगा स्क्वायर टी है जाएगी, हैं? हाँ ताप तपर रही है जाएंगे वाल। हाँ इसका इससे गुणा नहीं होगा, इससे हो जाएगा। आई बराबर तिहाई है CV 0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नहीं यही बात समझ में? बोलो भैया। ठीक है और सुनो, CV 0 ओमेगा कॉस टीटा। कॉस टीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 90 प्लस टीटा। तो कॉस टीटा को मैंने क्या घसीटा? साइन 90 प्लस थीटा। अब कोई परेशानी? अब आप गौर से देखिएगा बच्चों, कई लोगों के दिमाग में जी आई होगी, जब कॉस ऐसे क्यों फोड़ दो, ऐसे ही लिखो रहने देते, हमें कैसे पता पड़ेगी? तुमने तो कर दी, हमें कैसे पता पड़ेगी? तो कैसे पता पाएंगे वो हम बताएंगे। आप बताओ डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर है? नहीं मेरे सवाल का जवाब दो यार, मैंने सवाल पूछा है, चूतिया बेटे का आंसर नहीं चाहिए। डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर है? कौन से कह रहे हैं इंजीनियर अच्छा होता है? इंजीनियर अच्छा होता है। तो काय को के पेट की सर्जरी करनी हो तो वहां इंजीनियर भेज दो। कौन अच्छा होता है? अच्छा डॉक्टर अच्छा होता है। तो को अगर पुल बनाना हुए तो डॉक्टर भेज दो, जा पुल बनाया यार। एग्जैक्टली डॉक्टर और इंजीनियर की तुलना नहीं की जा सकती। डॉक्टर का अपना अलग काम है, इंजीनियर का अपना अलग काम है। हाँ फलाना डॉक्टर अच्छा है क्या फलाना डॉक्टर अच्छा है तो तुलना की जा सकती है। डॉक्टर की तुलना डॉक्टर से ही तो होगी, इंजीनियर की तुलना इंजीनियर से होगी। तो साइन की तुलना कॉस की तुलना
जब विभव का समीकरण v जीरो साइन ओमेगा टी है तो धारा का समीकरण भी मुझे साइन के फॉर्म में ही बनाना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा कौन सा अग्रगामी कौन सा पश्चिमगामी। जो पोला पल्ले पड़ा तो ये साइन है, जहां में कॉस आ रही थी तो मैंने तुरंत बुद्ध हो जाए काय में साइन में, साइन साइन बराबर को खेले जाएगा, तभी तो बता पाऊंगा कौन सा अग्रगामी कौन सा पश्चिमगामी। बोले भैया पक्का झटका लगेगा 440 वोल्ट का। भाई विभव का समीकरण आएगा, LIC पढ़ी है मैंने, धारा विभव से अग्रगामी। तो बताओ धारा का समीकरण कहाँ बनेगा, सोचो सोचो सोचो। I0 साइन है, बोले ये पूरा आइटम जो इतने दरवाजे इसको हमने माना है, क्या माना है, माना I0 बराबर CV0 ओमेगा। तो भैया CV0 ओमेगा की जगह क्या था I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 भी लिख सकता हूं या π/2 भी लिख सकता हूं। अब आप गौर से देखिए, विभव का समीकरण आ चुका है, धारा का समीकरण आ चुका है, और ये मुझसे चीख चीख के कह रहा है कि धारा विभव से अग्रगामी है। कितना डिग्री? तो बताओ कलांतर कितना आ गया? कलांतर आ गया 90 डिग्री अथवा π/2। समझ गए? चलो आप कालांतर चित्र बनाए, कालांतर चित्र। तो बताओ भैया धारा अगर ऐसे बना दी तो विभव कहाँ बनाऊं? नीचे की ओर बनाऊं। समझ गए? अच्छा को ठेकाना ने ऐसे ही बनाऊं। अच्छा इधर एक ही है तो मैं केवल V भी लिख सकता हूं या VC भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। और काय अगर जाए मैं हवाल न्यो करता हूं, जाए मैं विभव कहता हूं तो धारा कहाँ बना दो? ऊपर। तो ऐसे भी बना दो या ऐसे भी बना दो, एक ही बात है, या कोई एक बना दो तो भी चलेगा। समझ गए? आओ गिर्राफ बनाए, गिर्राफ। जे मैंने विभव को मान लो, बताओ धारा कहाँ से बनाऊं? ऊपर से। अब सब तो समझने लगे तुम। बोलो भैया को ठेकाना ने ऐसे ही बनाऊं, अगर जाए मैं धारा मान लूं तो विभव, हाँ समझ गए ना? इतने क्लियर है? सोच लो, बात समझ में आई सभी को? काहे जहां में क्या खंड जुड़े हैं, एक अकेले खंड के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? तो इसके प्रतिघात को कैसे प्रदर्शित करते हैं? x, बस केवल x ही। ये क्या बोलते हैं इसको? दार्तीय प्रतिघात। पूछ रहा है दार्तीय प्रतिघात का मान बता दो, जे के नाव कलेसी आएगा। क्लियर? दार्तीय प्रतिघात का मान बता दो। तो बताओ भाई जी जो तुमने माना है ना, माना जीरो माना है जी में ते आगो जी। तो गौर से देखिएगा I0 बराबर क्या माना था आपने? CV0 ओमेगा। ठीक है भैया? अब आप गौर से देखिएगा, ये इज इक्वल टू V0 I0 को नीचे ले आऊं, बोलो भैया। अब I0 यहाँ गए तो यहाँ तो 1 बच गो, ओमेगा C नीचे ले आऊं। बताओ भैया ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? V/I R प्रतिरोध होता है, इसके प्रतिरोध को क्या बोलोगे? है XC। तो ये सूत्र आ गया आपका धारतीय प्रतिघात का, XC बराबर 1/ओमेगा C। अच्छा मैंने सुना है ओमेगा बराबर 2πf भी होता है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं XC बराबर 1/2πfc। टोपा फंस गया, 2πfc नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर? क्लियर? XC इज इक्वल टू 1/2πfc। आपको मुझे तुमसे चाराने की उम्मीद नहीं है, दो सूत्र याद होने चाहिए। XC बराबर 1/ओमेगा C और ओमेगा बराबर होता है 2πf, क्योंकि ये बार बार लगेंगे। अब सीन क्लियर है? देख लो फटाफट अच्छे से, फिर आगे की बात करेंगे। चलो ठीक है, इतना पढ़ के आना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।